Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Simran. I have actually newly opened my channel on YouTube for NEET students especially. So please show your love and subscribe my channel if you get any information. Today's topic is SHM and its time period of simple pendulum. इस पे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेटिव पार्ट आपको दे दूंगी, क्वेश्चंस करेंगे, बट प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे, फिर चीज समझ में आती है। ऐसे तो आप बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज सिट डाउन विद योर पीस ऑफ माइंड एंड समझने की कोशिश करें। एंड इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन फिजिक्स। इफ यू गेट लाइक द वीडियो, प्लीज like my video and subscribe my channel so that I can get motivated by this and upload more videos. Okay, so start करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो टाइम पीरियड इन एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स मेथड होता है इसका एक, और एक एनर्जी मेथड होता है। दो मेथड से हम जो है एसएचएम के टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोर्स मेथड एंड सेकंड वन इज एनर्जी मेथड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सबको पता होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। फोर्स अगर हम लिखें माइनस के एक्स, सो ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से के से, ठीक है। पहले हम के इसको पूरा फोर्स की जगह पे एक्सीलरेशन लेकर के आते हैं। होता क्या है, फोर्स को अगर मैं मास और एक्सीलरेशन के इक्वल लिख दूं और एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं मास को के डिवाइड में ले जाऊं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम से रिप्लेस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों एक्सीलरेशन के फॉर्मूले तो हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, राइट। दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड जो है वो होता है क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डी यू बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी। यू इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो हमें फोर्स देता है, ठीक है। ये हम वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और एक्सीलरेशन निकालने के लिए फिर से मैं यहाँ पे फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिखूंगी, तो ये जो मास है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, जिससे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें पता चले कि एनर्जी मेथड होता क्या है, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एनर्जी मेथड समझने के लिए हमें क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज दिस गिवन दिस, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, फोर्स की टर्म में पहले आंसर निकालते हैं। एनर्जी डिफरेंशिएशन, अच्छा देखो, अगर इसको आप ऐसे सीधे फॉर्मूले से निकालना चाहो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कैसे? एम की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, पता ही नहीं है। तो हम फोर्स वाले जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, एनर्जी मेथड, वहां से जाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू यू नॉट, ऐसे आएगा, 1 इज कांस्टेंट, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 माइनस अल्फा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो एंगल है, एक्स है, उसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ एक्स, तो ये पहले आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा एक्स, राइट। आई होप सबको समझ में ये चीज आ गई होगी। तो फोर्स को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो ये जो माइनस माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये जो माइनस है कैरी फॉरवर्ड था। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यू नॉट अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स, राइट। अब ट्विस्ट क्या है कि एसएचएम के लिए जो साइन अल्फा एक्स, साइन थीटा जो होता है उसको हम एज ए थीटा लिख सकते हैं इन केस ऑफ एसएचएम, ठीक है। जो थीटा जो बहुत स्मॉल होता है, तो ऐसे ही अगर साइन अल्फा एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा एक्स, ठीक है। तो अगर हम साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू नॉट अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू यू नॉट अल्फा क्यूब इंटू एक्स, अल्फा क्यूब इंटू एक्स। समझ में आया? अब फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यू नॉट अल्फा क्यूब एक्स। जो जब ये एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, यू नॉट अल्फा क्यूब एक्स बाय एम, ओके। अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, तो हमें निकालना क्या था, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, पहले तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दें तो कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट अल्फा क्यूब बाय एम। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू आई तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा करके हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, चुटकी में आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो वो डिफरेंशिएशन अब बेसिक मैथ्स का पार्ट है, यहाँ पे मैं समझाने नहीं जाऊंगी, उसकी अलग वीडियो बना दूंगी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
अब ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में भी देखते हैं। सिंपल पेंडुलम, वो तो एसएचएम का देख लिया, सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम में ही आता है, बट ये क्या है, ये एक अपने बंधा हुआ है ऊपर किसी सपोर्ट से, ठीक है। ये मेटेलिक बॉब है जिसकी लेंथ एल है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मेटेलिक बॉब जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। सो देखते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत बहुत लंबी लंबी डेरिवेशंस होती हैं, बट आप अगर आपको नीट देना है तो आपको डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी डेरिवेशन चल सकती है अगर आपको जरूरत है तो, पर फिर भी आपको एक बार समझना जरूर है। अल्टीमेटली आपको एक फॉर्मूला याद करना है, और आई हैव अ ट्रिक फॉर यू ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से विद इन 1 मिनट हम डेरिवेशन देख लेते हैं। हम रोटेशन वाले चैप्टर में मैकेनिक्स में हम टॉर्क बैलेंस वाला टॉपिक पढ़ के आते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, हम टॉर्क बैलेंस करते हैं ना, हमें क्यों कहानियों में पढ़ना है, तो टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वैसे भी क्रॉस का मतलब होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो कोई एक कंपोनेंट हमें परपेंडिकुलर लेना होता है, तो टॉर्क बैलेंस करते हैं। देखो ये वाला जो बॉब है इस टाइम पे इसके पहले तो नीचे वर्टिकली कितना फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है। इधर कौन सा लग रहा है, mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, इफ दिस इज ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो mg sin थीटा, ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ l, ये लेंथ के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, mg cos थीटा तो उसके अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है। सो mg sin थीटा जो है वो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, mg sin थीटा इंटू l। अब टॉर्क बैलेंस करनी है, तो mg sin r क्रॉस f को किसके इक्वल रख देते हैं, i अल्फा के इक्वल। i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो होता है क्या, मास इंटू इट्स डिस्टेंस। ये जो मास है इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर, सो m l स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। अब देखते हैं जी साइन थीटा बाई एल इज, ये जो m से m कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा बाई एल इज इक्वल टू, ये l, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, ये वाला l नीचे आ जाएगा इधर, सो अल्फा। अब इसमें भी फिर से एसएचएम के लिए जो थीटा होता है वो साइन बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा को थीटा के इक्वल पुट किया तो जी थीटा बाई एल हमारी वैल्यू आ गई, राइट। अब आप सबको पता है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये चीज तो माइंड में फिक्स ही हो गई होगी, नहीं भी पता होगा तो मैंने 2 बार पढ़ा दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्सेलरेशन ये सिंपल एक्सेलरेशन है, ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ठीक है। अब ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अगर रिप्लेस करें तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आई है, तो हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को जी बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है। इफ दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आई, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट जी बाई एल, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई बाई अंडर रूट जी बाई एल, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम, ओके। सो बहुत ईजी है, आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है। देखो होता क्या है, क्वेश्चंस आते हैं कुछ ऐसे ऐसे, देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, मास के ऊपर डिपेंड, कहीं पे फॉर्मूले में आपको मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड ऑन लेंथ एंड जी इफेक्टिव, ऑब्वियसली इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड करेगा। डू नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, कितने एंगल से सबटेंड हो रहा है, डजंट डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या थी कि आपको कुछ माइंड में रखना ही नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, उस पेंडुलम की मीन पोजीशन पे लाओ, उसे पहले मीन पोजीशन पे लाओ, उस टाइम पे उसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लो। उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, नेट इफेक्टिव, जो भी नेट मास फोर्स है, नेट जो भी नेट फोर्स है उसको रखो और डिवाइड बाय मास कर दो, ठीक है। नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। अब इसमें भी याद करने की क्या जरूरत है, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो एफ बाय एम कर देंगे तो वो जी के इक्वल आ जाएगा ना। तो अगर जी इफेक्टिव चाहिए तो एफ भी तो इफेक्टिव लेना पड़ेगा, बस दैट्स इट। अब जब आपने टाइम पीरियड निकालना है तो यहाँ पे जो जी लेना है वो भी जी इफेक्टिव लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। हम क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना शुरू करेंगे, हमें कोई कंसेप्ट नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। अब इस टाइम पे जो पेंडुलम है ये मीन पोजीशन पे है, इसका मास m है, चार्ज q है, वर्टिकली इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दैट इज mg।
अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो नीचे है, डाउनवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन में ही उसके ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसकी तरफ ही इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। कौन सा फोर्स? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पे अगर ये क्यू चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा नीचे को, जिसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्यू इंटू ई होता है, ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास नेट फोर्स लिखना है हमें। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स हो, दोनों डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, किसी एंगल पे नहीं है, सो नेट फोर्स के लिए हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, एम जी प्लस क्यू ई डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी, ये जो m है इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, mg बाई एम प्लस क्यू ई बाई एम, ये m यहां से कट गया, सो g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस क्यू ई बाई एम, g प्लस क्यू ई बाई एम, ठीक है। वैसे भी आप माइंड में रखो कि कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अगर आपको आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी हो तो आपको क्या करना है? क्यू ई बाय एम कर देना है, क्योंकि देखो ना, क्यू ई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मास इंटू एसिलेशन है, एसिलेशन की जगह पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो क्यू ई बाय एम करेंगे तभी तो जी आएगा ना। तो आपको इतना सारा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे एसिलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन क्या बनती है? क्यू ई बाय एम, वो सीधे लिख देना है, ठीक है। सो वो भी नहीं करना तो आप ऐसे वाला मेथड करो, कट कट करके। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने एक और ट्विस्ट ला दिया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं तो आगे सॉल्व करूंगी। देखते हैं, हम इन्होंने भी यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? टाइम पीरियड निकालने को बोला है। अब देखते हैं, यहाँ पे इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही, इसका भी चार्ज क्यू है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो वो कुछ ऐसे निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स आ जाएगा? क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें पता है कि नेट फोर्स जो एस जी इफेक्टिव है वो कैसे निकालते हैं? मास से डिवाइड करके। सो हमारे पास जो जी इफेक्टिव आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो जैसे हम टाइम पीरियड लिखेंगे वो लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई स्क्वायर रूट क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर, यही वैल्यू को पुट किया है और कुछ नहीं, ठीक है। सो मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए, थैंक टू मी लेटर। उसके बाद देखते हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर कहाँ से आ गया? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर नहीं, टाइम पीरियड, ओके, टेम्परेचर टाइम पीरियड कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है, पेंडुलम में वाटर फिल कर दिया है। पेंडुलम में क्या फिल किया है? वाटर। अब उस टाइम पे ये जो सरफेस है ना, सरफेस से जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है, ठीक है। अंदर आर रेडियस का कुछ ये हमारे पास बॉब है, ओके। अब देखते हैं कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या, वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग आउट। वाटर बोल रहा है कि वाटर बाहर गिरने लगा, वाटर बाहर गिरने लग गया, कुछ कर दिया होगा यहाँ पे पियर्सिंग वगैरह, तो उसकी वजह से वाटर बाहर गिरने लग गया। उस टाइम पे टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ेगा? पेंडुलम के ऑसिलेट हो रहा है, उसके टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो अगर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा वो भी हमें बताना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो होता क्या है कि टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पेंडुलम के? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जी तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा ना, जी तो तब चेंज होगा जब कोई और भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही लगता रहेगा, जो फोर्स यूनिवर्सल फोर्स लगी रहा है। तो एल 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 टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा टाइम होगा, ठीक है, एल इफेक्टिव। अब इस केस में देखो, जब पानी नहीं बाहर आ रहा था उस केस में एल कितना है? एल प्लस आर है, ठीक है। आज अगर ये मान लो किसी भी तरीके से ये लेंथ बढ़ जाए तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ से पानी निकलना बाहर शुरू हुआ, अब यहाँ पे मैं एक सुंदर सी डायग्राम बनाती हूँ सॉरी। यहाँ से देखो, टाइम जैसे ही पानी निकलना बाहर शुरू हुआ तो हुआ क्या, यहाँ से वाटर का लेवल भी कम होना शुरू हुआ होगा ना। लेट्स सपोज पूरा भरा हुआ था, इतना वाटर का लेवल हो गया। ये जो वाटर का लेवल है ये तो खाली हो गया। अब ये जो वाटर का लेवल खाली हुआ है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मास जो किधर को शिफ्ट हो गया, नीचे को शिफ्ट हो गया। अब मोस्ट ऑफ द मास नीचे को शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा?
सेंटर ऑफ मास जो है वो भी शिफ्ट होने लग जाएगा। देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादा मास की तरफ जाता है, ठीक है, जिस तरफ ज्यादा मास है उसी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ना। सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ के आए होंगे मैकेनिक्स में, आई होप सो। तो सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट होता है जिधर क्या शिफ्ट होता है, हमारा ज्यादा मास शिफ्ट होता है। तो अगर यहाँ से पानी निकल गया और पानी सारा नीचे को आ गया बचा हुआ, तो सेंटर ऑफ मास भी कुछ यहाँ को छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने की वजह से ये जो इफेक्टिव लेंथ था ना, वहां से ऊपर से टॉप से लेके ये जो इफेक्टिव लेंथ पहले एल प्लस आर था, वो कुछ एल प्लस आर डैश हो जाएगा, वो कुछ बढ़ जाएगा। एंड आर डैश इज ग्रेटर देन आर, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बट एक बार और एक चीज और देखो, सीधे बढ़ जाएगा टिक नहीं करके आ जाना। फिर से एक बात और सोचो, मान लो पानी पूरा बाहर निकल गया, पूरा पानी बाहर निकल गया पानी बाहर। अब निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहली बार आर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा, रेडियस अगर कम होना शुरू हो गया तो फिर से जो टाइम पीरियड है वो कम होने लगेगा। तो टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सो सारा हो गया ऑलमोस्ट। अब लास्ट पे क्या है, थैंक यू आ जाता है। थैंक यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव निकालने के लिए उसकी मीन पोजीशन पे नेट फोर्स बाय मास करके उसकी जी इफेक्टिव निकाल के पुट कर दो, ठीक है। सो बाकी तो थोड़ा सा खेल उसका सेंटर ऑफ मास का और इलेक्ट्रोस्टैट का आ जाता है, उसकी वजह से एसएचएम के क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं, बट इतने डिफिकल्ट होते नहीं है। इसमें बिल्कुल उसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आता है, थोड़ा सा, जो आप अगर इधर रट भी लो तो चल जाएगा और उधर भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू। आपको अगर पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।